Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। एसएससी सीजीएल की जो क्लासेस हम लोग इंक्लूडिंग सीएचएसएल को लेकर जो क्लासेस चल रही हैं, कल और आज की बात करें तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था गांधी जी के उन प्रारंभिक आंदोलनों का जो सामूहिक तौर पर था, जो किसान आंदोलन भी था और जो कि आपका एक उद्योगों से भी जुड़ा हुआ आंदोलन था। और अपने बातों को, अपने टॉपिक को आगे चलाने से पहले फिर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग है सभी लोगों के लिए। लगभग सभी लोग जुड़ गए हैं। अर्पित जी हैं, गुड़िया जी हैं, पुनीत साहब हैं, अभिषेक हैं, दीपिका जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, रॉबी जी हैं। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार है सुबह का। अच्छे से पढ़ें। और आज कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी है, तो उन सभी बच्चों को जिनकी आज परीक्षाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने पेपर को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अपने एग्ज़ाम को बढ़िया से देकर अपने सिलेक्शन को पक्का कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में उतने ही जल्दी परिवर्तन भी आएंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोग ने पढ़ा गांधी जी के उन शुरुआती आंदोलनों को, जिससे भारत की राजनीति में जो हो रही खाली जगह थी। कल भी हम लोग ने चर्चा किया था कि भारत की राजनीति में एक शून्यता जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, एक ट्रांजैक्शन एज है जो भारत की राजनीति में आ रहा है। उसे भरने के लिए गांधी जी जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व प्रवेश कर रहा है। अब इसी दौरान देखिए, जब गांधी जी अपने शुरुआत के आंदोलनों को चला रहे हैं, ठीक पैरेलल, देखिए समानांतर, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, तो आज भी आपसे कहेंगे कि भारत एक वर्सटाइल कंट्री है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। और इस विविधताओं से भरे हुए देश में बहुत सारी घटनाएं बिल्कुल पैरेलल, समानांतर चलती ही रहती हैं। ठीक घटना वैसी उस समय भी हो रही है। जिस वक्त गांधी जी चंपारण में है, अहमदाबाद मिल फैक्ट्री में है, वो खेड़ा नाम की जगह पर है, ठीक उसी समय कुछ ऐसे नौजवान बच्चे जो अंग्रेजों से लड़ाई करने का उस तरीके को स्वीकार कर चुके हैं, जिसमें वो अंग्रेजों की भाषा में जवाब देंगे, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बंदूक, गोलियां, बारूद, बम कि कहीं कोई कमी नहीं है, जिसे अंग्रेज क्रांतिकारी नहीं कहता, जिसे अंग्रेज आतंकवादी कहता है। अच्छा, एनसीईआरटी, सुरेश जी ने पूछा एनसीईआरटी एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री में। बेटा एनटीपीसी या जो भी एग्जाम होता है, उन सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका टॉपिक नहीं है, वो आपका एक एरा है, जिसे हम लोग मॉडर्न इंडिया के नाम पर जानते हैं, जिसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में आप लोग फंडामेंटल राइट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, यानी जो हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पर फोकस करिएगा। इस बीच जुडिशरी यानी हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कुछ बड़े कदम लिए हैं, कुछ बड़े निर्णय लिए हैं, तो उन पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपके मेन टॉपिक है इनको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अपने फंडामेंटल राइट्स हो गया। अच्छा, एक चीज़ अभी अगर आप देख रहे होंगे तो एक सिटीजनशिप एक्ट आ गया है, इसलिए इस बार जो अभी आगे कुछ 1-2 महीनों के अंदर एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उसमें आप पाएंगे कि कुछ इस तरह के भी सवाल होंगे जो कि सिटीजनशिप को लेकर यानी नागरिकता को लेकर होगा, जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भाग 2 में आता है, ठीक है ना। कुछ इस तरह के सवाल होंगे। ज्योग्राफी की ओर चले जाएं तो जैसा ज्योग्राफी वाले सर बताते ही होंगे आप लोगों को, उसमें आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में खास तौर पर ज्वालामुखी है, सागर है, महासागर हैं, और ऐसे वो देश जहां पर तात्कालिक तौर पर बड़ी हलचल हो रही है, राजनीतिक तौर पर या आपके आर्थिक तौर पर, इस तरह की जो मूवमेंट हो रही होंगी उनको लेकर सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह से अगर बात किया जाए तो आपके अपने इंडिया ज्योग्राफी में यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का चलता रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी। बायोलॉजी वाला पार्ट, साइंस में बायोलॉजी वाला पार्ट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो अप्लाइड साइंसेस होगा उसको लेकर पढ़िएगा, क्योंकि वहां से सवाल आ जाएंगे, ठीक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। और करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास सुबह चलती ही है, जिसे कैल के नाम पर जाना जाता है। हमारी कृति मैम उस क्लास को लेती हैं और बहुत अच्छे ढंग से वो बताती हैं। तो उस क्लास को करिए, तो आपके सारे सेक्शन जो जीएस से मिलकर आ रहे हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे,
ठीक है ना। चलिए साहब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएं। तो जिसे अंग्रेज आतंकवादी घोषित कर रहा है, आतंकवादी आंदोलन घोषित कर रहा है, उसे रोकने के लिए इंग्लैंड में कुछ कानून बनाए जा रहे हैं, जिसे हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, जिसके विरोध की परिणति, जिसका एक्सट्रीम पोजीशन हम लोगों को जलियांवाला बाग में दिखाई पड़ेगा। तो आज हम लोगों के टॉपिक की शुरुआत यहीं से होगी। हम लोग यहीं से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रॉलेट एक्ट ये नाम पड़ा है क्योंकि इस कानून को बनाने वाले जिस न्यायाधीश का नाम आता है उसका नाम सर सिडनी रॉलेट है, और उन्हीं के नाम पर इस कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अब कोई भी कानून बनेगा, भारत की ही बात करें तो कोई भी कानून अगर बनाना होगा तो उसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, संसद का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे तो ये भी जब कानून बना तो इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि लंदन में है वहां से पारित करा लिया गया। अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कानून नहीं बनेगा। जिस दिन इस कानून को पारित कराया गया था वो डेट था 18 मार्च। अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो देखिए लिखा भी हुआ है 18 मार्च 1919। इस दिन इसे कानून के रूप में बना दिया गया और इसे फिर लागू भी कर दिया गया। अब जब ये कानून लागू किया गया, जिसे एक इंग्लैंड के रिटायर जज है जिनका नाम सिडनी रॉलेट है, उन्होंने बनाया है, और इस कानून में जो प्रावधान रखे गए हैं वो थोड़े से खराब हैं, वो थोड़े से भारतीय जनमानस को परेशान करने वाले हैं। तो भारत की जनता इस कानून को जो अपने पॉइंट्स को बताता है, बेटा पीडीएफ भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप देख रहे होंगे तो आप अपने लाइब्रेरी सेशन में जाकर वहाँ पर देखिएगा तो पीडीएफ का जब आप देखते होंगे ना तो सबसे पहला फ्रंट पेज पर पीडीएफ लिखा रहता है, वहाँ पर पीडीएफ रहता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा पीडीएफ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कारण क्योंकि हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये आम तौर पर आपके पास किताबें हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, तो कोई बहुत कुछ अंतर नहीं होगा। अंतर जो होगा वो हमारे आपके बोलने और सुनने और समझने में होगा। ठीक, लिखी हुई सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे वो जो सब्जेक्ट आप ले लीजिए, है ना। चलिए साहब, तो एक कानून पारित कर दिया गया और इस कानून के लिए एक उपाधि दी गई। ये कानून काला कानून कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस कानून के तहत यह प्रावधान ला दिया गया कि सरकार को, पुलिस को यह अधिकार दिया जाता है कि वह शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और गिरफ्तारी का जो ड्यूरेशन दिया जा रहा है एज अ प्रिजनर, एक बंदी के तौर पर, उस शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर, एनी सस्पेक्टेड पर्सन विल बी अरेस्टेड बाय दिस लॉ, ये लिखा गया है इस लाइन में। तो कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्टिविटी जो सस्पेक्टेड है उनके आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसका जो प्रिजनर का जो कैदी जीवन दिया गया है वो 2 साल, यानी 2 साल तो वो जेल में रहेगा। 2 साल जब तक वो जेल में रहेगा। हाँ बिल्कुल सही आलोक जी ने कहा है, बिना अपील बिना वकील वाला अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। तो इसे काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि 2 साल संबंधित व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया, तो उदाहरण के तौर पर मैं गिरफ्तार किया गया तो मैं 2 साल तक अब प्रशासन के रहमो कर्मों पर हूं कि जब तक वो मुकदमा दायर नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी ओर से मुकदमा नहीं दायर कर सकता हूं। इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया, क्योंकि ये व्यक्तिगत अधिकारों को हनन करता है, ये आपके जीवन के अधिकारों को खत्म कर देता है, जो कि वर्तमान भारत के संविधान के आर्टिकल 20 और 21 में भी दिया गया। अगर इमरजेंसी लगा दी जाती है, आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों अनुच्छेद, ये दोनों आर्टिकल्स कैंसिल नहीं हो सकते हैं। ये सब कुछ सीखा था इन सारी घटनाओं से हमारे संविधान के बनाने वाले लोगों ने। तो इसे काला कानून कहा गया क्योंकि जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत जीवन का अधिकार पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। अब 2 साल वो आदमी जेल में है और जेल में रहने वाले आदमी के साथ पुलिस, वो भी ऐसी पुलिस जो अंग्रेजों की पुलिस है, वो क्या व्यवहार करती होगी उसका अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं। और साथ ही साथ अब चूंकि कहा गया आप तब तक कोई मुकदमा नहीं दायर कर सकते जब तक कि प्रशासन नहीं चाहेगा, इसीलिए एक स्टेटमेंट आया जो आप लोग ने भी लिखा था अभी, इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। बिना अपील, कोई अपील नहीं है, अपील नहीं है तो वकील नहीं है, वकील नहीं है तो दलील तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर
अब इस बात को, इस कानून को इस तरह का स्टेटमेंट देते हुए इसका विरोध किया जा रहा है और विरोध का जो सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है वो पंजाब बन रहा है। क्योंकि अगर हम लोग अपने स्वदेशी आंदोलन को याद करें, जो हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था, जब हमारी आपकी क्लास 4:45 पर हुआ करती थी, तो उस क्लास के दौरान हम लोग ने स्वदेशी आंदोलन पढ़ा था। और स्वदेशी आंदोलन पढ़ा था, अमन जी, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं, मैं भी आप ही की तरह से हूं, ठीक है। ये आपका बड़कपन है, ये आपका ग्रेटनेस है कि आप मुझे भगवान का दर्जा दे रहे हैं। मैं आप ही की तरह से बिल्कुल साधारण इंसान हूं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं आपसे बड़ा हूं, वो बात अलग है। मैं अपने बड़े और अपने जो ज्ञान आपसे 2 लाइन ज़्यादा प्राप्त कर चुका हूं उसे शेयर कर रहा हूं, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस कैटेगरी में मत लाइए, ठीक है। हमें भी अपनी तरह रखिए, क्योंकि हम मिले तो एक दूसरे के साथ गले तो लग सकें। मैं अमन को देखूं तो अमन को अपने गले से तो लगा सकूं, अमन को पीठ पर थपकियां देते हुए शाबाशी तो दे सकूं, क्योंकि इतना बड़ा रुतबा दे देंगे तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने पंजाब को लेकर, जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक नया सोच, एक नया जोश जो आप जैसे युवाओं ने, भारत के देश के युवाओं ने पैदा किया था, उस जोश का परिणाम यह था कि कुछ नौजवान बच्चों ने अंग्रेजों के साथ बंदूक और गोलियों का सामना करना शुरू कर दिया था। बंदूक और गोलियों से जवाब दे रहे थे, जिसे क्रांतिकारी कहा जाता है, रेवोल्यूशनरिस्ट कहा जाता है। अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, ऐसी ढेर सारी संस्थाएं बनी थी। अभी आप में से किसी बच्चे ने भगत सिंह साहब का नाम लिया था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व भगत सिंह, बहुत बड़े। हम लोग सिर्फ क्रांतिकारी के तौर पर उनको याद करते हैं, नहीं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हुआ करते थे भगत सिंह साहब। अभी आगे चलकर हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर इस तरह से वो जो क्रांतिकारी आंदोलन चला, तो भगत सिंह का नाम आया, तो भगत सिंह के चाचा जी हुआ करते थे जिनका नाम था सरदार अजीत सिंह, अपने जमाने के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर इस तरह का जो क्रांतिकारी आंदोलन चला, जिसमें अंग्रेजों का पूरी तरह से सामना किया जा रहा था, तो उसी क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए इस कानून को बनाया गया। क्योंकि बंबई, यानी आज के जमाने का महाराष्ट्र, आज के जमाने का जो वेस्ट बंगाल, जिसे उस जमाने में कलकत्ता कहा जा रहा था, तो ये सभी के सभी जगहों पर क्रांतिकारी आंदोलन को दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है। उसी का परिणाम पंजाब में निकल कर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में हमारे लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, लाला हरदयाल के द्वारा एक एजुकेशन सेंटर बनाया गया है, जिसे डीएवी कॉलेज के नाम पर जाना जाता है। तो डीएवी कॉलेज में ढेर सारे नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर आंदोलन की राह पर, क्रांति की राह पर चल पड़े हैं। इसीलिए इस कानून का सबसे ज्यादा जो प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा वो पंजाब में दिखाई पड़ेगा। इसीलिए प्रशासन का कानून का सबसे ज्यादा जो रूप दिखाई पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा दबाने और कुचलने की प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी, वो आपके पंजाब में दिखाई पड़ेगी। उस जमाने में पंजाब के प्रशासन को जो व्यक्ति, जो अधिकारी संभाल रहा था, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। तो जो पंजाब का उपराज्यपाल है, जो डेप्यूटी गवर्नर है पंजाब का, उसे माइकल ओ डायर कहा जाता है। ये वो वाला डायर नहीं है जिसने गोली चलाई है, ठीक, अंतर ध्यान रखिएगा। पंजाब में एक समय पर 2 डायर हैं। एक वो डायर जिसने गोली चलाई है, जिसके बारे में अक्सर चर्चा किया जाता है। ये वो डायर है जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, इसका नाम माइकल ओ डायर है, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग डायर रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए साहब, तो माइकल ओ डायर प्रशासन देख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इस कानून के खिलाफ जन सैलाब उबल रहा है, जिस हिसाब से इसके विरोध की बातें चल रही हैं, माइकल ओ डायर को ऐसा लगता है कि अब उसे संभाल पाना, उस प्रशासन को देख पाना थोड़ा मुश्किल बनता चला जा रहा है। इसीलिए अब तैयारी की गई है, माइकल ओ डायर की ओर से एक पूरा रिपोर्ट तैयार करके भेज दिया गया है। हाँ, प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा, जनरल डायर, अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर माइकल ओ डायर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट उठाकर भेज दी गई है उस जमाने के वाइसरॉय को, जिसका नाम लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है, उसको अब सैन्य प्रशासन की ओर रिपोर्ट लग गई, तो वो सैन्य प्रशासन की ओर चलेगा। इधर कानून जब लगा दिया गया, तो हमारे गांधी जी और देश के कई और नेता अब इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मैंने भी आपसे कहा कि इस कानून का जो विरोध करने का
जो सबसे बड़ा रूप रंग दिखाई पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं गांधी जी, चूंकि राजनीति में एक जगह खाली होती जा रही है ना, तो गांधी जी उस जगह को भर पाएंगे। तो गांधी जी की ओर जिम्मेदारी दे दी गई है। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने का तय कर लिया है और उन्होंने घोषित कर दिया कि वो पंजाब में पहुंचकर इस कानून का विरोध करेंगे। शुरुआत की जो डेट बोली गई है वो डेट है 30 मार्च की। 30 मार्च 1919 को गांधी जी पंजाब में प्रवेश करेंगे, जहां पर एक सामान्य सी हड़ताल करते हुए विरोध किया जाएगा। 30 मार्च का दिन डिसाइड करने के पीछे कारण यह था कि 30 मार्च 1919 को संडे का दिन था। संडे मतलब छुट्टी का दिन। तो तय किया गया कि साहब हम लोग अपना विरोध करेंगे। संडे के दिन चुनने के पीछे कारण ये कि हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं, हम इस कानून के विरोध में अपनी हड़ताल करेंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक नुकसान अंग्रेजी सरकार का नहीं करना चाहते, इसीलिए संडे का दिन चुना गया है। तो संडे का दिन चुन लिया गया। कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है कि हमारे गांधी जी 30 तारीख को नहीं पहुंच पाए, लेकिन दिल्ली और पंजाब ने, जो उस जमाने के इलाके हैं, वहां के लोगों ने इस कानून के विरोध के लिए हड़ताल का आयोजन किया। इस बीच खबर लगी है कि गांधी जी नेक्स्ट संडे यानी कि जो 6 अप्रैल का दिन होगा उस दिन पहुंचने वाले हैं। तो गांधी जी 6 अप्रैल को पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उस जमाने के पंजाब का एक जगह पड़ता है जिसे पलवल के नाम पर जाना जाता है, ये वो पलवल है जो आजकल हरियाणा में लगता है, जो दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर आता है। ये पंजाब हरियाणा का 21वां जिला बन गया है। उस जमाने में छोटा सा गांव कह लीजिए, छोटा इलाका कह लीजिए। तो पलवल नाम की जगह पर पहुंचे हैं गांधी जी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें दिल्ली और पंजाब से निष्कासित कर दिया गया। उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, शांति और व्यवस्था भंग हो जाएगी। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब एक समस्या आ रही कि इस कानून का विरोध तो करना है, गांधी जी पंजाब नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर इसका विरोध कैसे किया जाए। तो 2 बड़े नाम चुने गए हैं, आप लोग ने वो नाम लिए भी हैं। एक है डॉक्टर सत्यपाल और एक है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो 2 लोगों को, जो कि पंजाब के लोकल लीडर भी हैं, इनका चुनाव किया गया। अगर आप इस दोनों नाम को ध्यान से देखिए तो एक नाम हिंदू वर्ग से आता है और एक नाम इस्लाम के वर्ग से आता है। बड़ी सीधी सी बात है कि इस पूरे कानून का विरोध करने का तय किया भारतीयों ने, न कि हिंदू न कि मुसलमान। तय किया है भारतीयों ने। तो सब लोगों ने मिलकर उस यूनिटी को, जो 1916 के लखनऊ समझौते में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर तय किया था भारत की राजनीति को आगे बढ़ाने का, उसका यह प्रतीक यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो जबरदस्त तरीके से अब इस कानून का विरोध करने की बात चल रही है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, और बड़ा काम किया गया। सैफुद्दीन किचलू साहब को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई हैं और स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, उसकी चाबियां दी गई हैं। यह यूनिटी का प्रतीक है। यह भारत के लोगों का, हिंदू मुसलमान का नहीं, यह भारत के लोगों की यूनिटी का प्रतीक दिखा रहा है। वो अलग बात है कि इस यूनिटी को कुछ लोगों ने हिंदू मुसलमान का नाम देने की कोशिश की है। हम लोग उस दायरे से ऊपर चलते हैं। अब इस तरह से भारत को एक किया जा रहा है। माइकल ओडायर, जो कि गवर्नर है, वो इस घटना से घबराता है और घबराए हुए माइकल ओडायर के द्वारा इन दोनों ही नेताओं को 9 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। और 9 तारीख को गिरफ्तार करके अब इन लोगों को एक जगह पड़ती है जिसे धर्मशाला के नाम पर जाना जाता है, जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में आता है। उस जमाने में हिमाचल प्रदेश नहीं था, वो पंजाब ही था। तो पंजाब में गिरफ्तार कर दिया गया है। यानी जबरदस्त रूप से इस पूरे कानून को समर्थन करने के लिए प्रशासन के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है आंदोलन को। और भारतीय लोग हैं, भारतीय नेतृत्व किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को झुकने देने को और गिरने देने को तैयार नहीं है। जब ये दोनों नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो भारतीय लोगों ने, पंजाब के लोगों ने अपने एक तीसरे नेता का चुनाव किया, जो कि वहां से ताल्लुक रखता है, जिसे लाला हंसराज के नाम पर जाना जाता है। लाला हंसराज के नाम पर जाना जाता है। लाला हंसराज, जो अब चयनित नेता बन चुके हैं, इनके द्वारा एक तिथि घोषित कर दी गई है कि उस दिन हम लोग
इकट्ठा होते हुए इस कानून का विरोध करेंगे। जो जगह दी गई है इकट्ठा होने के लिए, जो डेट दी गई है वो डेट आती है 13 अप्रैल 1919 और जो जगह होगी वो जगह होगी जलियांवाला बाग। इन दोनों डेट का और जगह का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 जाने दीजिए, 13 अप्रैल का जो दिन था 1919 वाले साल में, उस दिन संडे पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, 13 अप्रैल प्रतिवर्ष पंजाबी समुदाय के द्वारा, सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है वो पवित्र त्यौहार जिसे बैसाखी कहा जाता है। तो बैसाखी का त्यौहार भी है प्लस संडे भी है, दोनों बातें हो जाती हैं। और साथ ही साथ हम जो भी कुछ आंदोलन करेंगे, हम जो भी जनसभा करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। एक बात हो गई। अब जलियांवाला बाग का चुनाव क्यों किया गया है? क्योंकि जलियांवाला बाग जो है, मैं अपने आपको हथेलियों से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग जानने की कोशिश करिएगा। अब आप मेरा हाथ देख पा रहे होंगे, दोनों हथेलियां देख पा रहे होंगे। ये अगर मान लिया जाए तो ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है और ये वाला जो हिस्सा है ये जलियांवाला बाग है। ये दोनों आमने ही सामने है, बस थोड़ा सा जिस तरह से मैंने तिरछा बना के रखा हुआ है हाथ को, उसी तरीके से ये आमने सामने लेकिन थोड़े तिरछे हैं। तो सुबह का जो सेशन है, 13 अप्रैल का जो बंटवारा किया गया है पूरे दिन का, अर्ली मॉर्निंग का जो सेशन होगा, जो दोपहर तक चलेगा, लंगर तक चलेगा, ये आपका चलेगा उसके नाम पर कि हम लोग भजन कीर्तन करेंगे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे, अपने त्यौहार को मनाएंगे और दोपहर बाद लंगर पूरा कर लेने के बाद, अपना पूजा पाठ कर लेने के बाद हम लोग चल पड़ेंगे उस बाग में जहां पर एक जनसभा को आयोजित किया जाना है। तो अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होना है, इसीलिए बहुत बड़ी जनसंख्या, बच्चे, बुढ़े, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब लोग पहुंच पड़े हैं, क्योंकि उनके सामने उनका त्यौहार भी है और प्लस एक गलत कानून का विरोध करने का भी जोश है। यानी कुल मिलाकर अब पूरा का पूरा पंजाबी समुदाय पहुंच गया है अपने उस स्वर्ण मंदिर में, पवित्र मंदिर में, जिसे हम लोग अमृतसर में देखते हैं और अब दोपहर बाद पहुंच रहे हैं उस बाग में जिसका नाम जलियांवाला बाग है। शाम 4:30 बजे मीटिंग होगी। शाम का 4:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब मीटिंग होगा। तो लोग दोपहर बाद से ही इस पार्क में जाना शुरू हो रहे हैं, इस मैदान में जाना शुरू हो रहे हैं जिसका नाम जलियांवाला बाग है। अगर इस बाग को वर्तमान समय में देखा जाए, इस जगह को देखा जाए, तो ये चारों ओर बड़े बड़े मकानों से घिर चुका है। कभी खुला हुआ मैदान था, कभी ये खुला मैदान था, लेकिन अब ये चारों ओर से घेर चुका है। बड़े बड़े मकान बना दिए गए हैं। बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान बनाने का कॉन्सेप्ट रहा है, तो वही चीज यहां पर भी रही है। और एक पतला सा गलियारा दिया गया है इस बाग में जाने का, जिससे छोटे छोटे बच्चे या लोग जा सकते हैं इस मैदान में, अपना खेलना कूदना और ये सब हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस मैदान में लोग इकट्ठा हो गए हैं और करीब करीब, एक बिल्कुल एक्यूरेट नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन करीब करीब 20,000 के आसपास लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है जो अलग अलग किताबों में दिया गया है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या को अब संबोधित किया जा रहा है लाला हंसराज के द्वारा। इस बीच 13 अप्रैल से 2 दिन पहले आ जाते हैं। 11 अप्रैल के दिन जनरल डायर, ये वो जनरल डायर है जो कि गोली चलवाएगा, जिसका रैंक ब्रिगेडियर जनरल का है और रेगिनॉल्ड डायर इसका नाम है। तो ये आ चुका है। और 12 अप्रैल को मार्शल लॉ, जिसे सेना का कानून कहा जाता है, वो लगा दिया गया। आर्टिकल 144 लगा दिया गया, जिसमें कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा करने से रोक दिया गया। लेकिन ये सारे ऑर्डर पास हो रहे हैं 12 अप्रैल की शाम को। दुर्भाग्य का विषय है कि इस खबर के बारे में, इस प्रकार के कानून के बारे में, इस प्रकार के चेतावनी के बारे में लोगों को उस जमाने में खबर नहीं थी, क्योंकि आजकल की तरह से हम लोगों के पास वो स्मार्टफोन नहीं था जो फटाफट व्हाट्सएप और टीजे कर दे और लोगों को खबर लग जाए। तो लोगों को खबर नहीं, लोग तो अपनी बैसाखी की खबर लेकर पहुंचे हुए, तो जोश और जज्बा और त्यौहार की खुशी के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब लोग वहां पर पहुंचते चले गए। इधर जनरल डायर, जिसने प्रशासन को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है, उसे खबर लगी है कि साहब आपके दिए गए आदेशों को तोड़ते हुए अब लोग इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठा हुए ये लोग अब आपके आदेश को तोड़ रहे हैं। तो जनरल डायर ने
तुरंत एक्शन लिया है। उसने 3 बख्तरबंद गाड़ियों में करीब 80 सैनिकों को बैठाकर मूव कर गया है। इन 80 सैनिकों में जो 65 सैनिक हैं वो आपके गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं और 15 बलूची रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। 80 सैनिक बाग के उस गेट पर पहुंचे हैं जिन्होंने गेट को ब्लॉक कर लिया क्योंकि ऑर्डर दिया गया उसके अधिकारी के द्वारा, और अब आदेश अगला दिया गया गोलियां चलाओ और तब तक चलाना जब तक गोलियां खत्म ना हो जाएं। अगले 10 मिनट तक गोलियां चली हैं। 1650 राउंड गोलियां बाहर निकली हैं। 1650 गोलियां चली हैं। अब जैसे ही गोली चली तो आप समझ सकते हैं कि भगदड़ मचेगी। भगदड़ मच गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस भगदड़ में दब जाने के कारण, पैरों के नीचे कुचल जाने के कारण मर गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोलियों का शिकार हो गए हैं। इसी बाग में एक कुआं भी है तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग तक लगा दी है। ढेर सारे लोग घायल हो गए हैं और मर गए हैं। एक नाम आप लोग बार बार उल्लेख कर रहे हैं शहीद उधम सिंह का। तो शहीद उधम सिंह एक नौजवान बच्चा जो तख्ते लगाकर, या पटरी समझ लीजिए, ईंट पर पटरी लगाकर उसने घड़े रखे हुए हैं और वो अपनी ओर से पानी पिलाने का इंतजाम कर रहा है, क्योंकि अप्रैल का महीना गर्म होता है कितना वो आप जानते ही हैं। तो उसने पानी का इंतजाम किया हुआ है, किनारे की ओर है, और किनारे की ओर ये शख्स अब देख रहा है जनरल डायर को चीखता और चिल्लाता हुआ और गोलियां चलाता हुआ। इस पूरी घटना को अपनी नजरों से देखता हुआ ये लड़का एकदम से खींच गया है, गुस्से में आ गया, और गुस्सा तो इतना बड़ा हो गया कि आगे चलकर यही उधम सिंह, हमारे नौजवान नेता, ये लंदन गए हैं। लंदन में जाकर इन्होंने डायर को गोली तक मारी है। लेकिन फर्क इतना है कि जिस उधम सिंह जी ने जिस डायर को गोली मारी थी वो जनरल डायर नहीं था, बल्कि वो माइकल ओ डायर था, क्योंकि जनरल डायर तो उससे पहले ही मर चुका था। ओवरऑल दोनों डायर मर गए थे और उधम सिंह साहब ने एक डायर को मारकर भारतीयों की शहादत का बदला तो ले ही लिया था। इधर जब गोलियां चली, अफरा तफरी मची, ये सब कुछ हुआ, तो 10 मिनट का ये घिनौना नाटक करके ये क्रूर जनरल डायर चला गया। इसे इतनी भी दया नहीं आई कि जो बच्चे बेचारे मासूम हैं, जो अपने परिवार के लोगों से बिछड़ गए हैं, जिनके परिवार के चाचा, पापा, मम्मी, भैया, दीदी जो भी रहे होंगे, उनकी डेथ हो गई है, तो उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को कम से कम एक टेंट लगवाकर, कैंप लगवाकर खाने पिलाने का इंतजाम कर देता, उनको उनके घर पहुंचाने का इंतजाम कर देता। जो बेचारे घायल हो गए, नहीं मरे, जो बेचारे घायल हो गए, कम से कम उनको दवा वगैरह दिलवानी चाहिए थी, उनको मेडिकल फैसिलिटी दिलवानी चाहिए थी। जो बेचारे मर गए हैं, जो कि अब चील, कुत्ते, कौवों का शिकार होने जा रहे हैं, कम से कम उनका अंतिम संस्कार कर देते। यहाँ ये एक इंसानियत का थोड़ा सा तकाजा अपना करके कुछ तो किया जा सकता था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने, जिसने पूरी तरह से अपनी क्रूअल एक्टिविटी का जो जितना ज्यादा से ज्यादा गिर सकता था वो काम किया गया है। पूरे देश में हड़कंप मच गया है, पूरे देश में हंगामा मच गया है कि ये क्या है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की बातें। और इस बीच इस पूरे कांड का विरोध करने के लिए दो बड़े, सबने विरोध किया, लेकिन हम लोग यहां पर दो बड़े नामों का उल्लेख करेंगे। एक बड़ा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 30 मई 1919 को, जो 1913 के नोबेल लिटरेचर के बाद, जो कि गीतांजलि के लिए उन्हें दिया गया था, उस गीतांजलि के बाद उनको जो नाइटहुड की टाइटल दी गई थी, जिसके बाद सम्मान के साथ उनके नाम के आगे सर लगाया जाता है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर इस स्टेटमेंट के साथ अपनी उपाधि वापस करते हैं कि वो लोग जो अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं, जो अपने आप को कल्चरल बताते हैं, ऐसे कल्चरल लोग जब सरेआम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, मासूम बच्चों पर, मासूम जनता पर गोली चलाते हैं और उन्हें दया और दुख, शर्म नहीं आती, तो ऐसे असभ्य, ऐसे क्रूर लोगों के द्वारा दी गई उपाधि को मुझे आज अस्वीकार करने में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन ने मेरे लोगों को मारकर, मेरे साथियों को मारकर, मेरे देश के बच्चों को मारकर मेरे गाल पर एक ऐसा तमाचा मारा है जिसकी चोट की वजह से न मेरा दिल काम कर रहा है, न मेरा दिमाग काम कर रहा है। इसलिए मैं आज से इस उपाधि को वापस कर देता हूं। एक वायसराय की काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे, जिनका नाम मैं लिख दे रहा हूं, शंकरन नायर। शंकरन नायर साहब ने भी
ऐसे क्रूर लोगों के साथ मिल बैठकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरे लिए घिनौना होगा, ये देश का अपमान होगा। इसलिए मैं वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा देता हूं। इस तरह से इसका विरोध किया गया। जैसे जैसे शोर शराबा बढ़ता है वैसे वैसे तैयारी की गई अंग्रेजों की ओर से। पहले तो जनरल डायर को बुलवा लिया गया, तुरंत वो लंदन की ओर चल पड़े और इस पूरे कांड की जांच पड़ताल के लिए अंग्रेजी सरकार की ओर से एक आयोग बना दिया गया जिसका नाम हंटर आयोग है। हंटर आयोग से कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदुस्तान के प्रशासन में, हिंदुस्तान की राजनीति में दो हंटर आयोग बने हैं। एक हंटर आयोग बना था लॉर्ड रिपन के जमाने में जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ था, उसे WW हंटर कमीशन कहा जाता है। वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वो अलग कमीशन है, वो अलग समय में आया है। हंटर कमीशन से मिलाप मत दीजिएगा दोनों को, क्योंकि दोनों के लास्ट में हंटर ही है। दोनों का नाम इतिहास की किताबों में हंटर कमीशन ही लिखा हुआ है। वो WW हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन, ये आपका हंटर कमीशन जो है, जिस हंटर कमीशन का जो व्यक्ति है उसका पूरा नाम GC हंटर है। ये दूसरा है, ये जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बना हुआ है। ठीक है ना, तो दोनों को अलग अलग रखिएगा, मिलाइएगा मत। तो हंटर कमीशन बनाया गया है। इस हंटर कमीशन में जो कुल सदस्य रखे गए हैं उन कुल सदस्यों की संख्या है 8। कुछ किताबों में कुछ जगहों पर आपको ये सदस्यों की संख्या 7 बताई जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कुल जो सदस्य संख्या वो 8 है, 7 नहीं है। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा कब जब कहीं कुछ गड़बड़ पढ़ लीजिएगा तो। जिनमें से अगर आप क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण देखें, तो 5 ब्रिटिश हैं और 3 भारतीय हैं। बहुत सोच समझ कर देखिए आंकड़ा रखा गया है। अगर 3 भारतीय समर्थन करते हैं भारत का, विरोध करते हैं हंटर के जनरल डायर की एक्टिविटी का, तो 3 के मुकाबले 5 के वोट से गिरा दिया जाएगा भारतीयों के मत को। हुआ भी, भारतीयों में 2 हिंदू और 1 मुसलमान है जिन्होंने रिपोर्ट लगाई कि डायर ने जो भी किया वो गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट वाज अ क्रूअल एक्टिविटी। ये रिपोर्ट लगाई है भारतीयों के द्वारा। जो ब्रिटिशर्स रिपोर्ट लगाते हैं उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, वो लॉ को, वो आयोग को, वो कानून को बनाना चाहता था, कानून को स्थापित करना चाहता था, इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि ऐसा वो एक्शन ले। तो बिल्कुल ठीक, तो 5 अंग्रेज उसकी रिपोर्ट को सही कर देते हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट लगती है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान में हाहाकार और इंग्लैंड में एक राजनीतिक हलचल मचती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा, जो उच्च सदन है उसके द्वारा चंदा इकट्ठा किया गया। जनरल डायर को उसके सदन में बुलाकर सम्मानित किया गया, जहां पर उसे 32,000 पाउंड की धनराशि तक दी जा रही है। मॉर्निंग पोस्ट, ये वो अंग्रेजी अखबार था जिसने जनरल डायर के बारे में खूब अच्छा लिखा। जनरल डायर ये, जनरल डायर वो, कमाल और धमाल, यानी जितना भी तारीफ कर सकता था मॉर्निंग पोस्ट, ये पेपर आज भी इंग्लैंड में छपता है, उसके द्वारा उसकी खूब तारीफ की जा रही है। इधर हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट अगली कहती है कि साहब जो गोली कांड के चक्कर में भारतीय इतना बवाल कर रहे हैं उसमें कुल मिलाकर 379 ये नंबर दिया गया है जो घायलों का है और मरने वालों का है। ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट है जो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा एक और आयोग बना दिया गया है हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बाद, और वो जारी करता है, बताता है कि साहब है क्या। उस कमेटी को ध्यान से लिख लीजिएगा, इस चीज को, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई कमेटी को तहकीकात कमेटी कहा जाता है। तहकीकात, हम लिख देते हैं तहकीकात समिति। ठीक, तहकीकात कमेटी बनाया गया है और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय इस समिति के अध्यक्ष हैं। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खां, ऐसे जो लोग हैं इस समिति के सदस्य हैं। तहकीकात कमेटी ने GC से हंटर कमेटी के दी गई रिपोर्ट पर क्वेश्चन किया है कि साहब आप ही कहते हो कि 1650 राउंड गोलियां चली, क्या अंग्रेजी सरकार के सैनिकों के निशाने इतने कमजोर थे कि उसमें से 1/4 गोलियां भी नहीं लग पाई हैं लोगों को? अगर 1/4 गोली भी लगती है, 1/4 भी जो गोलियां लगती हैं, तो वो कुल मिलाकर हो जाता है 400%। तो 400 लोग तो घायल और मरने वाले वो हैं जो गोलियों से घायल हुए हैं, जो गोलियों से मरे हैं। भगदड़ के लोगों का क्या होगा? कुआं के लोगों में जो कूद पड़े हैं उनका क्या होगा? वो नंबर कौन बताएगा?
तो इस तरह से ये फिगर, ये नंबर चला जाता है 2000। कम से कम 2000 लोग हैं जो घायल हुए हैं और जो मरे हैं। तो इस तरह से इस बात को आगे बढ़ाया गया, इस बात को इस कमेटी के द्वारा रखा गया। कुछ किताबों में कांग्रेस के द्वारा बनाई गई कमेटी के जो अध्यक्ष का नाम दिया जाता है वो मोतीलाल नेहरू दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इस घटना के तुरंत बाद मदन मोहन मालवीय साहब अरेस्ट हो गए हैं। तो जब मदन मोहन मालवीय साहब अरेस्ट हो गए हैं तब मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन जब मदन मोहन मालवीय ऑप्शन में आएगा तो आप मदन मोहन मालवीय टिक करिएगा, बाकी कुछ मत करिएगा। ठीक है ना। चलिए खैर, अब अगर बात किया जाए तो इस पूरे हंगामे के बाद उधर आपको ध्यान होगा कल भी हम लोग वर्ल्ड वॉर को लेकर चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब खात्मा हो रहा है तो वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि अगर भारतीय जनमानस, भारत के नेता हमारा समर्थन करते हैं वर्ल्ड वॉर में, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर हम लोगों के पास वी हैव सम गिफ्ट फॉर इंडियंस, हम लोगों के पास कुछ अच्छे उपहार होंगे जो प्रशासनिक तौर पर बोले जाएंगे। तो बड़ी उम्मीदों के साथ उस उपहार का इंतजार चल रहा है वर्ल्ड वॉर के खात्मे की कगार पर। वो तो मिला नहीं। भारतीयों को जो उपहार बोला गया था आपको हम गिफ्ट देंगे, क्योंकि 25 दिसंबर को आपके वो बाबा जी आने वाले हैं जो कि गिफ्ट देते हैं, वो आ तो गए लेकिन गिफ्ट किसी को नहीं दिया, वैसा ही कुछ कर दिया गया है। तो ओवरऑल जब कोई गिफ्ट नहीं मिला तो उधर भारत के बाहर एक देश पड़ता है जिसे टर्की कहा जाता है। टर्की में एक अजीबोगरीब घटना अंजाम दी गई है। टर्की चूंकि जर्मनी के साथ था तो टर्की पर कब्जा कर लिया गया है यूरोप के जीते हुए देशों के द्वारा। उनमें सबसे बड़ा हिस्सा जो गया वो इंग्लैंड का गया है और टर्की का विभाजन कर दिया गया। बेसिकली टर्की का एक हिस्सा इंग्लैंड के पास काफी बड़ा, एक छोटा सा हिस्सा स्विट्जरलैंड को दिया गया, एक छोटा सा हिस्सा बेल्जियम को दिया गया। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा अधिकार जो है ये इंग्लैंड के पास है तो इंग्लैंड के हाथ में आ चुका। टर्की पर एक नई घोषणा आ गई है और वो घोषणा ये है कि वहां पर जो खलीफा का पद था अब तक उसे खत्म किया जाता है। और जैसे ही ये पद खत्म करने की घोषणा की गई तुरंत जितने भी वो देश जहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं वहां पर हाहाकार मच गया, क्योंकि बहुत पहले से, सदियों पहले से खलीफा उनके एक नेता के तौर पर स्वीकार किए जाते थे। तो खलीफा का पद खत्म करने के बाद जगह जगह पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की बातें चल रही हैं। भारत में भी विद्रोह होगा इस बात को लेकर। तो भारत में भी खलीफा के पद को खत्म करने को लेकर एक आंदोलन चल पड़ा है। उस आंदोलन को नाम दिया गया है खिलाफत आंदोलन। खलीफा का जो पद खत्म किया गया, यस ओटोमन साम्राज्य जो आप कह रहे हैं, तो जब इसे खत्म किया गया है, युवराज जी ने आंसर दिया। वेल डन युवराज, बहुत बढ़िया। वैसे सभी के सभी आप सभी शाबाशी के पात्र हैं। आप जितने भी लोग हैं जो लगातार अपने कमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, सब के सब शाबाशी के पात्र हैं। आप सभी लोगों को एक बार हमारी ओर से वेल डन। ठीक, बहुत योग्य बच्चे हैं। और मुझे आपको देखकर मतलब आपके कमेंट्स से जो आप लोग बीच बीच में अपने शब्दों को जोड़ते हैं, बहुत गर्व होता है। मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मैं उस युग के बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो इतने टैलेंटेड हैं। तो मुझे खुद भी अपने ऊपर एक गर्व होता है और अपने ज्ञान को और बढ़ाने की लालसा जाग जाती है। खैर, खिलाफत आंदोलन चल रहा है और इस खिलाफत आंदोलन को लीड करने का काम किया है दो नेताओं के द्वारा। और ये दोनों नेता आपके उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और दोनों भाई हैं। एक का नाम है मोहम्मद अली और एक का नाम है शौकत अली। ये नाम अभी आप लोगों ने दिया भी था, अपने कमेंट में आप लोगों ने नाम दिया भी था। एक का नाम मोहम्मद अली है और एक का नाम शौकत अली है। और इनको अली बंधु, अली ब्रदर्स के बोथ ब्रदर्स वाज फेमस इन अली ब्रदर्स, ये दोनों अली बंधु के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। तो इन लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व संभाल रखा है और इसी दौरान हमारे गांधी जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। वो अलग बात है कि इस आंदोलन को लेकर भारत की राजनीति में थोड़ा सा मतभेद है। जैसे एनी बेसेंट इस आंदोलन में बिल्कुल शामिल नहीं है। एनी बेसेंट का कहना है कि साहब ये तो किसी धर्म विशेष का आंदोलन है, इसमें कांग्रेस क्यों कूद रही है। जबकि इस आंदोलन का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना भी कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि यह धर्म विशेष का आंदोलन है, कूदने की कतई कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी अकेले अपने दम पर कहते हैं कि नहीं, हम इस आंदोलन में कूदने की कोई बात नहीं है। मैं तो इस आंदोलन में अपने देश के उस समुदाय का जो हमारे साथ सदियों से रहता है, भाई की तरह रहता है, और चूंकि हमारे पूर्वजों ने इस मेंटेन रखा है इस चीज को, तो हमें भी मेंटेन रखना चाहिए। इसलिए मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं।
तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी और गांधी जी के माध्यम से कई सारे कांग्रेस के नेताओं का मिला है। कुछ एक मतभेद की नौबत जरूर दिखाई पड़ रही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंदोलन आगे बढ़ाया गया। इस आंदोलन में कई और नेता शामिल है, जैसे अबुल कलाम आजाद साहब शामिल है इसमें। जैसे इसमें बात करें तो एक नाम मैं लिख देता हूं, उसको ध्यान रखिएगा। एक नाम और शामिल है, वो नाम है हसरत मोहानी। ठीक, हसरत मोहानी, ये नाम भी शामिल है। देखिए मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि जो अंतिम वाला शब्द है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। कुछ किताबों में मोहानी न लिखकर नुहानी लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ किताबों की मिसप्रिंटिंग है, तो ध्यान रखिएगा नुहानी लिखा हुआ है। जो निचला शब्द है ना, ये गलत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कहीं पर भी किसी किताब में हसरत नुहानी शब्द मिल जाए ना, तो उसे काट दीजिएगा, क्योंकि ये गलत है। ऊपर वाला जो शब्द लिखा है मोहानी, वो सही है। ठीक, तो हसरत मोहानी भी इसमें शामिल हो गए हैं। हसरत मोहानी ही वो शख्स हैं जो एक नारा लिखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, और इसी नारे को भगत सिंह बहुत बड़ा बना देंगे। तो हसरत मोहानी के द्वारा इसी दौरान वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा जा रहा है। कभी आपसे पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा, तो ध्यान रखिएगा वो हसरत मोहानी जी का नारा है। अब इस इनकलाब जिंदाबाद की भावना से यह आंदोलन उठा और तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। भरपूर समर्थन है भारत के लोगों का, क्योंकि भारत तो हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सबसे मिलाकर बनता है। तो सभी समुदाय ने इसका भरपूर समर्थन किया हुआ है। कुछ लोग नहीं है तो क्या हुआ, वो तो हमेशा आपको दिखाई पड़ेंगे। आपके हर बात पर आपके घर में ही सहमति नहीं बनती होगी, तो देश तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर आंदोलन तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच यह आंदोलन 1924 तक चलेगा। खिलाफत आंदोलन 1924 तक चलेगा। 1924 में तुर्की के अंदर आम जनमत संग्रह करते हुए एक व्यक्ति को, जिन्हें हम लोग कमाल पाशा के नाम पर जानते हैं, उन्हें अपने नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा। तो कमाल पाशा वहां के नेता बन जाएंगे। और देखिए ये व्यक्तित्व होता है कितना जबरदस्त। कमाल पाशा ने जब उनको वहां का प्रधान चुना गया, जब उनको वहां का प्रमुख चुन लिया गया, तो उन्होंने अपने वजीर से पूछा कि हमारे देश की भाषा बताइए। तो उन्होंने कहा साहब हमारे देश में पारसी भी बोली जाती है, थोड़ा जो तुर्की भी बोली जाती है, 4-5 भाषाएं उन्होंने बता दी। तो कमाल पाशा साहब ने कहा कि आज के बाद, कल से हमारे देश की मात्र एक भाषा होगी, वो होगी टर्की। ये निर्णय लेने की ताकत होती है, और इस निर्णय लेने की ताकत ने तुर्की को आने वाले समय में बहुत बड़ा रुतबा दिया हुआ है। तो वहां से एक बड़ा फैसला लिया गया है, और वहीं से कहीं ना कहीं तुर्की का ये जो राजनीतिक मसला था वो शांत हो गया। लेकिन भारत में जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन ने एक आग पैदा कर दिया है। उस आग ने भारत की राजनीति को एक नई करवट दिया है। और चूंकि अब तक आपके पुराने नेता, जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने भी गांधी जी की पीठ थपथपाते हुए आगे बढ़ाने का काम किया कि अब संभाल लो नेतृत्व और जरूरत है एक बड़े आंदोलन को। तो गांधी जी ने उस बड़े आंदोलन की शुरुआत की इन दोनों मुद्दों को बनाते हुए, और वो आपका आंदोलन है जिसे हम लोग असहयोग के नाम पर जानते हैं। तो अगला जो आंदोलन होगा असहयोग होगा, जिसने भारत की राजनीति को एक रंग, एक नया रूप, एक नया आकार देने का काम किया है। फिलहाल हम लोग आज तक इतनी ही क्लास करेंगे। हम चाहेंगे कि टेक्निकल टीम मुझे कुछ मिनट के लिए हाइड कर दे, छिपा दे। देखिए एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी को लेकर आपकी क्लास होती है। ये क्लास शाम को 7 बजे होती है, ठीक है ना। इस क्लास में ध्यान रखिएगा, आज आपकी जो क्लास होगी, जो आपके जीएस के महारथी, हमारे महायोद्धा, हमारे महागुरु, जिन्हें हम लोग आलोक सर के नाम पर जानते हैं, तो आलोक महिंद्रा सर इस क्लास को लेंगे, और इसमें आपसे 40 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की गुंजाइश बनती है। तो आप इन 40 सवालों से छूट ना जाएं, बच ना जाएं। इन 40 में से मैं ये नहीं कहूंगा कि 40 के 40 आएंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम सवाल आएंगे। ये अनुभव है सर का। इस अनुभव को ग्रैप्स करिए, इस अनुभव को का फायदा उठाइए, और अपने जीवन को जिस आदर्श की ओर, जिस एक उद्देश्य की ओर लेकर चल रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जरूर आइए। तो इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे ये क्लास होगी, ठीक। तो अटेंड करिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। और
इसके बाद देखें तो देखिए एक आपकी ई बुक एसएससी को लेकर आई हुई है। ये ई बुक आपके इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। ऑफर ये है जो कि 16 और 17 दिसंबर, जैसे मंडे और ट्यूसडे कहा जाएगा, तो 16 तारीख के 10 बजे से शुरू हो जाएगा, 17 तारीख के 10 बजे सुबह तक चलेगा। ये दोनों किताबें आपको चाहे इंग्लिश लीजिए चाहे हिंदी लीजिए 149 के कीमत पर मिलने वाली हैं। और मिलेगी कहां पर? बहुत आसान सा नाम है, वो बहुत आसान सा नाम है myshop.mahindras.org। बहुत आसान सा तरीका है, इस पर जाना है, अपनी ई बुक को परचेस करना है और उसके बाद फिर मोबाइल पर कहीं भी कभी भी, क्योंकि आपके मोबाइल तो जाएगा ही जाएगा, बैग में किताब कहां कहां तक रखेंगे, तो बस ई बुक ओपन करना है। और हमारे महिंद्राज के इंजीनियर्स ने आपको एक फैसिलिटी दी है किसमें आपका, जिसे कहते हैं नहीं, मार्कर लगा हुआ है, तो आप पढ़ने के दौरान इंपॉर्टेंट चीज को मार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जब दोबारा कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था, क्यों, किस लिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है ना। एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है और उसके फाउंडेशन कोर्स ध्यान रखिएगा, उसके फाउंडेशन कोर्स को लेकर क्लास चलने वाली है। इस क्लास के जो धुरंधर आपको दिख रहे हैं, एक तो मैं, बाकी और ये सर आपको प्रबल सर है जो कि आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ये आपको आतुल सर हैं जो कि रीजनिंग पढ़ाएंगे, ये तो खैर मैं ही हूं, समझ रहे होंगे, ये आलोक सर हैं और ये हमारे नितिन सर हैं। यानी कुल मिलाकर आपको एक जबरदस्त शिक्षा, जबरदस्त ज्ञान मिलने जा रहा है। इसकी जो कीमत रखी गई है वो 2,999। 4,000 वाले चक्कर में मत जाइएगा, देखिए क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए, अपने सिलेक्शन को पक्का कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से आईबीपीएस क्लर्क मेंस के भी क्रैश कोर्स कराए जा रहे हैं। क्रैश यानी क्रैश कर दीजिए, क्रैश यानी क्रैक कर दीजिए, यानी इस शब्द को देखिए, क्रैश से क्रैक करना है आपको एग्जाम। तो वो सारे बच्चे जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। ये आपका शॉर्ट लेकिन श्योर शॉर्ट होगा, शॉर्ट छोटा, श्योर शॉर्ट होगा, जो कि आपको सिलेक्शन दिला देगा। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को परचेस करें और अपने सिलेक्शन को मजबूत करें। आज की क्लास इतना ही रखता हूं, बस छोटी सी गुजारिश होगी, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक तो करिएगा, शेयर जरूर करें, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने साथ के और लोगों को जोड़ पाएंगे। ठीक, और अगर ये सब कुछ अच्छा है तो फिर सवाल जरूर बन रहा होगा, उस सवाल के लिए आपके पास कमेंट है। ये कतई मत लिखिएगा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये तो आप लोगों का एक तरीके से हमारी ओर को आप जो हमको एक गिफ्ट देते हैं, जो आपने हमें ज्ञान दिया है, उसके माध्यम से सवालों को लेकर आइए, क्वेश्चंस को लेकर आइए, जिसके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, किताबों को पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, तो कमेंट्स पर उन सवालों को फोकस करें। ठीक है ना। और अगर पूरा चैनल ये महिंद्रास का एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगता है तो आइकन बेल को दबाकर सब्सक्राइब करते हुए हमारी और अपनी ताकत को बढ़ाएं, क्योंकि हम और आप ताकतवर होंगे तो हिंदुस्तान ताकतवर होगा। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.